वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। यहां पर हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रमुख संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं को। इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश खाद्य आयोग को, क्योंकि हम सबसे पहले सांविधिक संस्थाओं को स्टडी कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस की डिमांड ज्यादा रहती है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या फिर एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आप उनको शुरुआत से पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इनको क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं। इसी कारण आज सांविधिक संस्थाओं के इस क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश खाद्य आयोग को। अब मध्य प्रदेश खाद्य आयोग को पढ़ने का रीजन क्या है, ऐसा क्या स्पेशल है खाद्य आयोग में कि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये जानते होंगे कि भारत खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने क्या किया, सभी अपने जो पूरे के पूरे नागरिक थे, भारत के सभी नागरिकों को क्या दिया, खाद्य का अधिकार दिया, मतलब खाद्य की सुरक्षा दी। आपने कोरोना के टाइम पर देखा होगा फ्रेंड्स कि सभी लोगों को क्या दिया गया, जिन लोगों के पास खाने की राशन की व्यवस्था नहीं थी तो सरकार के द्वारा उनको मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया गया। आपने ये भी देखा होगा कि राशन में ना केवल गेहूं दिया गया, चावल दिया गया, मोटा अनाज दिया गया, इवन शक्कर तेल भी क्या किया गया, सरकार के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। जहां पहले सरकार 3 रुपए 2 रुपए देती थी वो भी सरकार के द्वारा कोरोना के टाइम पर नहीं लिए गए। ये आपने तो ये क्या है, हमारे सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सरकार किसके माध्यम से करती है, क्यों करती है, वो इसीलिए करती है क्योंकि सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा का अधिनियम अपने देश के नागरिकों को दिया गया है। तो कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, सभी को क्या मिले, रोटी कपड़ा मकान। ये हमारा क्या रहता है, जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती है क्या फ्रेंड्स, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी की व्यवस्था करने का कार्य कौन करता है, रोटी की व्यवस्था किसके माध्यम से की गई है फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से रोटी की व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, किसी भी प्रकार से उसको क्या मिले, खाद्यान्न की सुरक्षा मिले। ठीक है, तो यहीं पर सरकार के द्वारा इस अधिनियम को लाया गया। क्या नाम है इसका नाम है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी क्या लाया गया, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को क्या दिया जाता है, खाने की सुरक्षा दी जाती है। खाने में वो क्या देती है, गेहूं आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको चावल प्रोवाइड किया जाता है, दालें आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब आपकी थाली में पूरा का पूरा, जैसे कि आप यहाँ पर थाली देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इस थाली में आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको खाने के नाम पर कुछ भी दे देगी, ऐसा नहीं रहता है। जो वो खाना रहता है वाकई में क्या रहता है, स्वस्थ खाना सरकार उपलब्ध कराती है, बहुत ही स्वच्छ स्वस्थ, जिससे एक नागरिक अपना जीवन यापन बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। तो मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल के बारे में हम जानते हैं कि इस कमीशन में मध्य प्रदेश सरकार को क्या क्या अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है, किस प्रकार उनको क्या करती है, एक बेहतर पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये अधिनियम कब आया गया था, तो भाई ये अधिनियम आया था, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया है 2013 में। फ्रेंड्स कब आया है, अधिनियम आया है 2013 में। अधिनियम तो आया था फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना, जो अधिनियम आया था वो आया था 2013 में। उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई। कब की गई, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को। इतना लेट किया गया लेकिन फिर भी क्या किया गया, सरकार ने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया। कब, 21 जुलाई 2017। और इसका आधार क्या था, क्यों इसको एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि एक एक्ट हम लेकर आए थे, उस एक्ट का नाम था मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। एक राष्ट्र में केंद्रीय स्तर पर अधिनियम आया था जिसने पूरे भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिकों को सभी को खाद्य की सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत क्या किया गया, प्रत्येक राज्य में भी क्या किया जाएगा, खाद्य सुरक्षा आयोग बनाया जाएगा। क्योंकि अधिनियम की एक बिंदु के अंतर्गत ये बात स्पष्ट रूप से रहती है कि आप अपनी जो अधिनियम की सभी बातों की पूर्ति के लिए क्या करोगे, एक आयोग की स्थापना करोगे। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, यहाँ पर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग बनाया गया। और फ्रेंड्स कब बनाया गया, वो बनाया गया 21 जुलाई 2017 को।
आपको इतना सा पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि हमसे स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है। जब इसकी बात की हेडक्वार्टर की आती है तो ज़्यादातर सांविधिक संस्थाओं के हेडक्वार्टर, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो हमने बाल आयोग पढ़ा हो या फिर हमने और कोई आयोग पढ़ा हो, सभी के सभी हेडक्वार्टर हमने कहाँ पर पढ़े हैं, वो पढ़े हैं फ्रेंड्स हमने भोपाल में। तो मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? भोपाल में है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वल्लभ भवन में है या फिर सतपुड़ा भवन में है, इस तरीके से आपके श्यामला हिल्स में है, कहीं पर भी नाम दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे नाम पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा भवन भोपाल में क्या है? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब ये क्या है? अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है फ्रेंड्स, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये सांविधिक प्रकृति का निकाय होगा फ्रेंड्स। कैसी प्रकृति का है ये? यहाँ पर सांविधिक प्रकृति का ये निकाय होगा। तो हमने क्या पॉइंट्स पढ़ा? इसकी स्थापना कैसे हुई है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था 2013 के तहत। कितने फ्रेंड्स? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 21 जुलाई 2017 को। और कहाँ पर हुई है? भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये और कैसी प्रकृति है? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। हमने इसके बारे में ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। अब ये क्या क्या करता है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये क्या करता है? पीडीएस सिस्टम। अब आप जानोगे कि पीडीएस सिस्टम होता क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है? राशन की दुकानें स्थापित की जाती है प्रत्येक जिला स्तर पर, प्रत्येक राज्य में जिले स्तर पर गांव तक क्या की जाती है? राशन की दुकानें स्थापित की जाती हैं। और राशन की दुकानों के माध्यम से जो नागरिक होते हैं, जो क्या होते हैं? वास्तविक हकदार होते हैं किसके? राशन के, चाहे वो बीपीएल हो या फिर एपीएल हो, इनको क्या किया जाता है? खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। चाहे वो बीपीएल धारक हो या फिर एपीएल धारक हो, प्रत्येक नागरिक को क्या किया जाता है? खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। वहां से उनको क्या मिलता है? राशन मिलता है। कहां से? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम के द्वारा। फिर आता है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। तो यहाँ पर सरकार द्वारा क्या किया जाता है? प्रत्येक नागरिक को पोषण आहार दिया जाता है। जैसे महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, इसके अलावा बच्चों को पोषण सुविधा प्रदान करना, तो वो किसके माध्यम से दिया जाता है? मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से। आपने देखा होगा स्कूलों में क्या चलता है? मिड डे मील चलता है, जिसमें बच्चों को क्या दिया जाता है? एक टाइम का भोजन, भरपेट भोजन दिया जाता है, वो भी विथ न्यूट्रिशन, कि उनकी थाली में इस प्रकार का थाली को समायोजन किया जाता है कि उनको पूरी की पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन की यहाँ पर प्राप्ति हो। इसके अलावा मातृत्व कल्याण योजना, कौन सी फ्रेंड्स? मातृत्व कल्याण योजना का ये क्या करता है? खाद्य आयोग मूल्यांकन और समीक्षा का दायित्व करता है। तो यहाँ पर इस पेज में हमने क्या पढ़ा? इस पेज में हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? इसकी स्थापना होती है 21 जुलाई 2017। और किस अधिनियम के तहत? खाद्य सुरक्षा अधिनियम, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद अब अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये क्या क्या काम करता है? तो चाहे वो मिड डे मील हो, ठीक है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम हो, या फिर पीडीएस सिस्टम हो, इन सब का क्या करता है? मूल्यांकन और समीक्षा करता है। मूल्यांकन और समीक्षा क्यों करेगा? क्योंकि ये क्या करता है? खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना इसका काम होता है, कि सही तरीके से प्रत्येक नागरिक को खाद्यान्न मिल तो रहा है कि नहीं मिल रही, या फिर आप सड़ा हुआ भोजन तो उपलब्ध नहीं करा रहे हो, कि गेहूं सड़ चुके हैं फिर नागरिकों को वही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप इस तरीके का कृत्य तो नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है? इन सब का ये मूल्यांकन और समीक्षा करने का भी कार्य करता है। जैसे कि हम देखते हैं कहीं कहीं पर क्या हो जाता है? पीडीएस घोटाला देखने को मिलता है, राशन सही तरीके से अपने नागरिकों को प्राप्ति नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर राशन की प्राप्ति नहीं हो रही। जो राशन की दुकान पर संभालने वाला होता है वही क्या कर लेता है? घपलेबाजी करने का काम कर लेता है। तो इस तरीके के कृत्य ना हो, तो यहाँ पर इसके लिए ये क्या करता है? खाद्य आयोग मूल्यांकन और समीक्षा करने का कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, वही इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का बेहतर क्रियान्वयन हो सके, उसका ये क्या काम है। क्योंकि जैसे मान लो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन 10 पॉइंट्स के अंतर्गत क्या बोला गया है कि इन 10 बिंदु की पूर्ति के लिए एक आयोग बनाया जाएगा और वो क्या करेगा, सारी की सारी बातों को ध्यान रखेगा, जिसके तहत आयोग अधिनियम में जितनी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी बातों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। इसीलिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय खाद्य आयोग की स्थापना की गई है। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब की गई है, 21 जुलाई 2017 को। उसके अब हमसे अध्यक्ष को लेकर हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसकी सदस्य संरचना कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, ये रिपोर्ट किसको देता है, बाकी इसके नियम और सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर इसकी बात करें 2017 में तो इस्टेब्लिश हुआ है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे हमारे राजकिशोर सवाई, प्रथम अध्यक्ष राजकिशोर सवाई और वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा आपको प्रेजेंट अध्यक्ष ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है पेपर में कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो वो कौन है, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। और वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाएं तो वो कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है हमारे राजकिशोर सवाई। अब इसकी संरचना आपसे पूछी जा सकती है कि भाई संरचना बता दो कि इसकी संरचना में कौन कौन सदस्य हैं, ये आपसे संरचना पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी संरचना में कौन कौन है। बिल्कुल आप क्या करो, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो। इसकी संरचना में कौन कौन है, इसकी संरचना 7 सदस्यीय फ्रेंड्स, इसकी संरचना है, कितनी सदस्यीय संरचना है इसकी, 7 सदस्यीय संरचना है इसकी 7 सदस्यीय संरचना है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 7 सदस्यीय संरचना है। कौन कौन है संरचना में, एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य है और 1 सचिव है। कौन हो गया, हमने यहां पर क्या पढ़ा, हम यहां पर पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, क्या देखो हमने यहां पर पढ़ा था, आपको ध्यान देना है, हमने यहां पर क्या पढ़ा था, स्थापना हो गई इसकी 21 जुलाई 2017 को, किसके तहत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत। प्रकृति सांविधिक हो चुका, हेडक्वार्टर भोपाल में हो चुका, इन सभी का पीडीएस का हमारा, इसके अलावा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का ये मूल्यांकन और समीक्षा करने का काम करता है। फिर हमने क्या पढ़ा, इसका उद्देश्य पढ़ा, क्या पढ़ा फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य के बारे में पढ़ा। और उद्देश्य हमने क्या पढ़ा इसका उद्देश्य हमने पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या करना, बेहतर क्रियान्वयन करना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या करना है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का ये क्या करेगा, बेहतर क्रियान्वयन करने का काम करेगा। ये क्या है, इसका मेन काम है। फिर उसके बाद हमने इसकी संरचना पढ़ी। इसकी संरचना क्या है, देखो यहां पर आपको संरचना याद करनी है। संरचना में कौन रहेगा, इसके एक अध्यक्ष रहेगा, एक क्या रहेगा, अध्यक्ष। हर एक में अध्यक्ष की संख्या एक ही होती है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बाद सदस्य इसमें कितने रहेंगे, 5 सदस्य रहेंगे। और सचिव कितना रहेगा फ्रेंड्स, सचिव यहां पर एक सचिव रहेगा। 5 सदस्य रहेंगे और एक सचिव रहेगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा कौन है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे हमारे राजकिशोर सवाई। तो यहां पर हमने ये सारी चीजें की पढ़ ली हैं कि संरचना 7 सदस्यीय संरचना है, एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सचिव होगा, जो कि क्या होगा, आईएएस रैंक का अधिकारी होगा। तो आपको स्टेप जो ये वाला पूरा पेज है, इसमें से आपको संरचना ध्यान रखनी है। 7 सदस्यीय सचिव को भी किसमें काउंट हो रहा है, सदस्य में काउंट हो रहा है। ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट जाते हैं। अब ये जो 7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव, तो इन 7 सदस्यों में से कम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, 2 सदस्य क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। जो कि हम किस में पढ़ रहे थे, बाल आयोग हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय बाल आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्लियर देखा था कि जो 6 सदस्य होते हैं उनमें से कम 2 महिला होना अनिवार्य है। तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कम से कम 2 सदस्य क्या है, इन 7 में से कम 2 सदस्य क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना कि 7 में से कम 2 महिला हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो। अब वो किसी भी पद पर एक अध्यक्ष मान लो महिला है
उसके बाद एक सदस्य महिला का होना अनिवार्य है। अगर अध्यक्ष पुरुष है तो यहाँ पर जो सदस्य हैं वो क्या है, कम से कम 2 महिला का होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक सदस्य एसटी का और एक सदस्य एससी का होना चाहिए, चाहे वो अध्यक्ष, सदस्य या फिर सचिव के पद पर हो। तो यहाँ पर हमने संरचना में देखो क्या पढ़ लिया है, यहाँ पर जो हमने अध्यक्ष पढ़े, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और उसके अलावा एक सचिव। तो इनमें क्या होना चाहिए, इनमें क्या होना चाहिए, पहली बात तो कम से कम 2 महिला, ठीक है, और एक एससी का, एक सदस्य हमारा अनुसूचित जनजाति का, एक अनुसूचित जाति का, एक अनुसूचित जनजाति का, चाहे वो किसी भी पद पर हो। या तो मान लो जैसे कि कम से कम 2 महिला, मान लो कि अध्यक्ष महिला हो गई और वो अध्यक्ष क्या है, अनुसूचित जाति की है, तो यहाँ पर 2 बातों की पूर्ति हो चुकी कि एक सदस्य क्या है, अनुसूचित जाति का भी हो चुका और ऊपर से वो महिला भी हो चुकी। तो यहाँ पर क्लियर आप ध्यान रखना कि एक सदस्य क्या, अनुसूचित जाति का, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। इसके अलावा कम से कम 2 महिला का होना अनिवार्य है। अगर वो महिला अनुसूचित जनजाति की है तो वो इनडायरेक्टली क्या है, दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है उनमें सदस्यों में से कम कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है। ऑप्शन दे देंगे 2, 3, 4, 5, तो कितनी, 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कम से कम कितने सदस्य एससी या फिर एसटी के होने चाहिए। तो कम से कम एक सदस्य क्या होना चाहिए, एक एससी का और एक एसटी का होना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे क्या वो किसी भी पद पर हो, इनका होना अनिवार्य है। उसके बाद हम जाते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है, कि किसको आप अध्यक्ष बना सकते हो और किसको आप सदस्य बना सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं, अब किसकी योग्यता की बात करते हैं, तो उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो योग्यता हम देखते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता, अध्यक्ष और सदस्य, फ्रेंड्स क्या पढ़ रहे हैं, अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष प्लस सदस्य की हम क्या पढ़ रहे हैं, योग्यता पढ़ रहे हैं। ठीक है, योग्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो अध्यक्ष और सदस्य क्या होना चाहिए, अखिल भारतीय सेवा राज्य सिविल सेवा के सदस्य रह चुके हों या फिर क्या रह चुके हो, अखिल भारतीय सेवा के या फिर राज्य सेवा के क्या रह चुके हों, सदस्य रह चुके हों। ठीक है फ्रेंड्स, अब अखिल भारतीय सेवा या राज्य सेवा के सदस्य से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि अखिल भारतीय सेवा मतलब या तो एमपीपीएससी के मेंबर मतलब हमारे एमपीपीएससी से सिलेक्ट हो या फिर क्या यूपीएससी सिलेक्ट हो, लेकिन क्या होना चाहिए, वो सिलेक्ट होने चाहिए, सिलेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ सिलेक्ट होने चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अध्यक्ष या सदस्य क्या होना चाहिए, अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवाओं के सदस्य है या फिर रह चुके हैं, मतलब प्रेजेंट को भी बनाया जा सकता है और जो नहीं है उनको भी बनाया जा सकता है, या फिर राज्य के अधीन कोई भी सिविल पद धारण किए हों, या फिर उन्होंने क्या किया हो, राज्य के अधीन कोई भी सिविल पद धारण किया हो, उनको बनाया जा सकता है, जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने का ज्ञान हो। अगर उन्हें इस क्षेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी है, खाद्य आयोग से संबंधित कोई भी जानकारी है, तो उन्हें क्या किया जा सकता है, अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा वो सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्ति जिन्हें कृषि, मानवाधिकार, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति और लोक प्रशासन का व्यापक ज्ञान हो। अगर किसी भी व्यक्ति को कृषि के बारे में जानकारी हो, मानव अधिकारों के बारे में जानकारी हो, या फिर प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर इन सबसे भी संबंधित अगर किसी भी व्यक्ति को जानकारी है तो वो अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो भारतीय राज्य सेवा या फिर राज्य सेवा का ही अधिकारी हो, भारतीय सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा या फिर राज्य सिविल सेवाओं का ही अधिकारी हो, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। या फिर जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणिक रिकॉर्ड है कि उसने क्या किया है, जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके खाद्य और पोषण में हम किस प्रकार सुधार ला सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है
चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। उस व्यक्ति ने क्या किया है कि निर्धन व्यक्तियों के एनजीओ चलाकर या फिर खुद की एक मुहिम चलाकर निर्धन व्यक्तियों के खाद्य और पोषण में आप किस तरीके से सुधार ला सकते हो, अगर उसने इस तरह का कोई कार्य किया है तो उसको क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये हमारी सारी की सारी क्या हो चुकी, ये हमारी सारी की सारी योग्यता हो चुकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नियुक्ति। अब भाई इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, इस बात को ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, नियुक्ति कैसे की जाएगी ये आप ध्यान रखना। तो देखो इनकी नियुक्ति कैसे होगी फ्रेंड्स। नियुक्ति अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर राज्य आयोग है तो राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। लेकिन केंद्रीय खाद्य आयोग है तो उसके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगी, केंद्र सरकार यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का काम करेगी। तो यहाँ पर राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य कौन करेगी, राज्य सरकार ऐसा कार्य करेगी। अब ये कितने टाइम पीरियड तक के लिए अपने पद पर रह सकते हैं, कितना टाइम पीरियड के लिए अपने पद पर रह सकते हैं, तो भाई ये 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी तक हमने महिला आयोग में 3 वर्ष पढ़ा था, बाल आयोग में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में हमने 3 वर्ष पढ़ा था, लेकिन जो खाद्य आयोग है उसमें हमने कितना टाइम पीरियड पढ़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो क्या है, इनके उस पद पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। और एक और बात, इनकी जो नियुक्ति है वो पुनः नियुक्ति संभव है, मतलब इनको दोबारा से क्या किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो हम महिला आयोग में और बाल अधिकार आयोग में पढ़ रहे थे कि अधिकतम 2 बार से ज्यादा नियुक्ति नहीं की जा सकती, 2 बार लास्ट है कि 2 बार ही क्या करोगे आप, नियुक्ति करोगे, तो अधिकतम 2 बार तक इनकी नियुक्ति की जा सकती है। अब इनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था, राज्य सरकार। राज्य आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्य सरकार। हटाएगा भी कौन, राज्य सरकार। समय सीमा कितनी हो गई इनकी, टेन्योर पीरियड कितना हो गया, 5 या 65 ईयर जो भी पहले हो। तो वेतन भत्ते भी कौन निर्धारित करेगा, हम थोड़ी ना सैलरी देने जाएंगे, कौन देगा सैलरी, इनको राज्य सरकार ही देगी। जो नियुक्ति करेगी वही क्या करेगी, इसको सैलरी देने का काम करेगी। इसके अलावा सेवा शर्तों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा, वो भी किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। सेवा शर्तों का निर्धारण भी किया जाएगा और राज्य सरकार ही क्या करेगी, आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े कि अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी पदावधि कितनी है, 5 या 65 वर्ष। ठीक है, नियुक्ति किसने की, राज्य सरकार ने। हटाएगा भी कौन, राज्य सरकार। कितनी पदावधि हो चुकी, 5 या 65 वर्ष। कब गठन किया गया था इसका, 21 जुलाई 2017। प्रकृति कैसी है, सांविधिक प्रकृति का निकाय है। ठीक है, संरचना कैसी है, 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सचिव, जिनमें कम से कम 2 महिला होना चाहिए और 1 सदस्य एससी का और 1 सदस्य एसटी का होना अनिवार्य है। ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो पद से हटाने का अधिकार भी किसके पास है फ्रेंड्स, राज्य सरकार के पास है। और जो हम हर एक आयोग में पढ़ते आ रहे हैं कि पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, या तो वो दिवालिया हो चुका हो, मतलब बैंक करप्सी उसके पास हो चुकी हो, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो चुका हो, असक्षम हो चुका हो, उसने मतलब मेंटली उसको कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी हो कि वो अपने पद और अपने कृत्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, अपने पद से पदच्युत कर दिया जाएगा। या पद का दुरुपयोग कर रहा है, भाई पद का दुरुपयोग कैसे कर रहा है कि यहाँ पर उसको खाद्य सुरक्षा प्रदान करवानी है और पीडीएस का मूल्यांकन करेगा। अब पीडीएस में जैसे घपला हो रहा है, पीडीएस में किसी भी प्रकार की शासन की मुनाफाखोरी हो रही है, तो ये भी क्या करेगा, मान लो उनमें शामिल होने लगे, अध्यक्ष भी उसका साथ देने लगे, तो ये क्या कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग करने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो पद का दुरुपयोग कर रहा हो या फिर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो। और एक पॉइंट यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि हटाने से पहले उन्हें अपने पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और क्या कि ये त्यागपत्र किसको देंगे फ्रेंड्स, ये त्यागपत्र किसको देंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ये त्यागपत्र देने का काम किसको करेंगे, त्यागपत्र देने का काम ये किसको करेंगे, राज्य सरकार को क्या देंगे फ्रेंड्स, ये त्यागपत्र देने का काम करेंगे। क्योंकि नियुक्ति किसने की, राज्य सरकार ने। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा है,
राज्य सरकार। हटा कौन रहा है? राज्य सरकार। तो अगर इनको अपनी पोस्ट पर नहीं रहना है, मान लो 5 साल इनका रहने का मन नहीं है, 3 या 4 साल ही इनको रहना है, तो ये त्यागपत्र भी किसको देंगे फ्रेंड्स? ये राज्य सरकार को त्यागपत्र देने का कार्य करेंगे। तो त्यागपत्र भी राज्य सरकार को चला जाएगा। अब आयोग की बैठक का निर्धारण कौन करेगा? सबसे पहले कहां पर बैठक होगी? मान लो 7 सदस्यों को बैठना है तो कहां पर बैठेंगे? तो आयोग की जो बैठक होगी वो भोपाल पे होगी और अध्यक्ष क्या करेगा? उस बैठक को स्टार्ट करने का काम करेगा। अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष के द्वारा उस बैठक को क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? स्टार्ट किया जाएगा। अध्यक्ष के द्वारा बैठक को आहूत किया जाएगा और सदस्य सचिव अध्यक्ष के परामर्श से खाद्य आयोग की बैठक की रूपरेखा निर्धारण करेगा। जो सचिव होगा, सचिव क्या करेगा? अध्यक्ष के परामर्श से खाद्य आयोग की बैठक की क्या करेगा? रूपरेखा का यहाँ पर निर्धारण करने का कार्य करेगा। अब ये क्या क्या काम करता है, इनके क्या काम होते हैं, ठीक है, ऐसे क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले राज्य के संबंध में ये क्या करेगा? अब काम क्या करेगा? खाद्य आयोग से संबंधित ही पूरी निगरानी करेगा। सबसे पहले तो ये देखेगा कि एक्ट का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं पर किसी भी प्रकार का घोटाला तो नहीं हो रहा, या फिर क्या करेगा? राज्य के संबंध में इस एक्ट के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना और उसका मूल्यांकन करना कि भाई एक्ट सही तरीके से प्रभावी है तो नहीं, मतलब कुछ घपलाबाजी तो नहीं है, और अगर कोई भी हकदार है, किसी को क्या मिलना चाहिए, खाने की भरपाई होनी चाहिए और कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मुझे 5 किलो राशन मिलना चाहिए इस महीने का, लेकिन मुझे नहीं मिला, वो कहाँ गया? जैसे कि मैं हकदारी हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला है, तो हकदारियों को क्या होना चाहिए? अगर हकदारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो देखेगा, उसके पास कहीं से कंप्लेंट आ जाती है या फिर वो कहाँ पर देख ले, न्यूज़पेपर में इस तरीके की बातों को पढ़ ले, तो स्वप्रेरणा से भी क्या कर सकता है? स्वप्रेरणा से, या फिर मैंने कंप्लेंट कर दी कि सर मुझे 5 kg क्या मिलना था, राशन मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो क्या होगा? मैंने कंप्लेंट कर दी, तो कंप्लेंट के प्राप्त होने पर भी क्या कर सकता है? ये जांच कर सकता है। तो हकदारियों का उल्लंघन हो रहा है या फिर स्वप्रेरणा से या फिर कोई कंप्लेंट कर दे, तो ये क्या करता है? जांच करने का भी इसके पास अधिकार है। इसके अलावा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को ये क्या देता है? सलाह भी देने का काम करता है कि मतलब इस तरीके से अगर आप करोगे, जैसे कि अभी हम देखते हैं पीडीएस की जो राशन की दुकानें होती है वहां पर क्या लगने लगा है? थंब लगने लगा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन्होंने क्या दी होगी? सलाह दी होगी कि भाई थंब लगवाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-2, 3-3 बार ले जाते हैं, कुछ लोगों को वास्तविक में मिलता ही नहीं है। तो अगर थंब लगाया जाएगा, बायोमेट्रिक की जाएगी, तो बायोमेट्रिक से क्या होगा? सिर्फ वही व्यक्ति जो कि वास्तविक हकदार है उसी को क्या होगा? राशन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई भी करता है। अगर कोई जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास क्या जाती है, कोई कंप्लेंट जाती है, तो उसके क्या करता है? उसकी सुनवाई भी करता है कि उसने क्या क्या आदेश दिए हैं। अगर जिला शिकायत निवारण अधिकारी ने मान लो गलत आदेश दे दिया है कि नहीं भाई तुम हकदारी नहीं थे, तुम नहीं हो, तो उन आदेशों के विरुद्ध भी क्या करता है? ये सुनवाई करने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये रिपोर्ट किसको देगा? तो भाई यहां पर आप ध्यान दो, हमने क्या क्या पढ़ा? नियुक्ति, ठीक है, इसकी पदावधि, पदत्याग, सेवा शर्तें, सब कुछ कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर भी कौन? पदावधि कितनी है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। निर्धारण कौन कर रहा है? निर्धारण करने का काम कौन कर रहा है? राज्य सरकार। निर्धारण कौन कर रहा है फ्रेंड्स? यहां पर राज्य सरकार निर्धारित करने का काम कर रही है। पदत्याग भी कौन दे रहा है? राज्य सरकार। पदत्याग भी कौन कर रहा है? राज्य सरकार। सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो रिपोर्ट भी किसको दी जाएगी फ्रेंड्स? रिपोर्ट को कोई अलग को रिपोर्ट देने तो जाएंगे नहीं, तो रिपोर्ट किसको दी जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को क्या दी जाएगी फ्रेंड्स? यहाँ पर रिपोर्ट दी जाएगी। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट, पदावधि राज्य सरकार, पदत्याग भी राज्य सरकार, सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन कर रहा है फ्रेंड्स? राज्य सरकार कर रही है। तो रिपोर्ट भी किसको दी जाएगी फ्रेंड्स? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार को भी यहाँ पर रिपोर्ट दी जाएगी। नेक्स्ट है, इसके पास शक्तियां कैसी हैं?
क्या क्या इसके पास शक्तियां हैं? तो जो हर एक आयोग, जो सांविधिक निकाय वाला आयोग है, वही शक्तियां इसके पास भी हैं कि है ना, ये क्या कर सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराने का इसके पास अधिकार है। इसके अलावा इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त हैं। अगर आयोग का जो भी कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है और संबंधित अधिकारी को भी क्या कर सकता है, पेश होने के लिए कह सकता है। तो ये सभी शक्तियां भी इसके पास होंगी कि देखो फ्रेंड, सिविल न्यायालय की शक्तियां इसके प्राप्त है, ठीक है, सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त हैं। व्यक्ति को समन कर सकता है, ये व्यक्ति को हाजिर करा सकता है और शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा प्रकट कर सकता है। शपथ पत्र पर उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ये क्या कर सकता है, कह सकता है। इसके अलावा किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की भी क्या करता है, अपेक्षा करता है कि आपने संबंधित, जैसे कि आपके पास शिकायत गई थी तो आपने उस शिकायत के लिए क्या किया, तो संबंधित को क्या कर सकता है, दस्तावेज पूरी की पूरी आप फाइल लेकर आइए कि आपने क्या क्या कार्रवाइयां की हैं, समय समय पर आपने क्या क्या कानून आप लेकर आए। तो संबंधित को क्या कर सकता है, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और क्या करना, पेश करने के लिए कह सकता है। शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और साक्ष्य और दस्तावेज की परीक्षा के लिए समन भी निकाल सकता है कि आपने क्या है, गलत काम किया है। यहाँ पर उसको क्या करेगा, समन जारी करेगा कि आप इसमें अपना पक्ष भी प्रस्तुत करो कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर ये समन जारी करने के लिए भी फ्रेंड्स कह सकता है। इसके अलावा कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवतरित करे, यहाँ पर अगर कोई और भी जैसे एक्ट है, कोई और भी विषय, ऐसा कोई सब्जेक्ट राष्ट्रपति ने यहाँ पर बता दिया कि आपने खाद्य आयोग में इस तरीके से काम किया है, तो आप यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी इसमें जोड़ो। जैसे कि बायोमेट्रिक हो रही है, बायोमेट्रिक में जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, किसी किसी का थंब नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर भी एक जैसे एक सब्जेक्ट बता दिया है, तो एक सब्जेक्ट बता दिया है, तो आप यहाँ पर क्या करो, नियम द्वारा अवधारित करो। या किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा भी कर सकता है, तो कार्यालय से ये क्या कर सकता है, लोक अभिलेख या उसकी प्रति की भी क्या कर सकता है, अपेक्षा करने की बात करता है। नेक्स्ट है अन्य तथ्य। ये क्या कर सकता है, अब मान लो क्या एक ही राज्य में खाद्य आयोग होगा, बिल्कुल भी नहीं। दो या दो से अधिक राज्य परस्पर सहमत हो, जैसे मध्य प्रदेश के द्वारा तो अलग है, लेकिन अगर अगर जैसे मान लो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश परस्पर रूप से सहमत है, या फिर मध्य प्रदेश के साथ कोई और अन्य राज्य भी सहमत है, तो दो या दो से अधिक राज्य मिलकर, जहां पर अभी खाद्य आयोग स्थापित नहीं हुआ है, तो मिलकर क्या कर सकते हैं, एक संयुक्त खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं। ये हमारा एक पॉइंट कहता है कि केंद्र सरकार की अनुमति से दो या दो से अधिक राज्य क्या कर सकते हैं, संयुक्त खाद्य आयोग बना सकते हैं। कौन सी धारा के तहत, धारा 19 के तहत फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, ये संयुक्त खाद्य आयोग बना सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण का पंजीयन कब किया गया था फ्रेंड्स, जैविक प्रमाणीकरण का पंजीयन किया गया था 6 नवंबर 2006 को। कब किया गया था, 6 नवंबर 2006 को इसका पंजीयन किया गया था। जो कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य निर्यात व विकास प्राधिकरण नई दिल्ली ने संस्था को 1 अक्टूबर 2011 से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत, कौन से जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया था, जैविक प्रमाणीकरण हेतु, कि ये क्या करेगा, ये बताएगा कि उक्त चीजें सही हैं या फिर गलत हैं। मतलब जैसे कि आप गलत खाद्यान्न तो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, इस तरीके का कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैविक प्रमाणीकरण हेतु अधिक मान्यता प्रदान की थी। और वो भी किसने दी थी, ये दिया था कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात और विकास प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा। तो यहाँ से हमसे एक और क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। कौन सा, फूड एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फूड एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये हमसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कैसे होती है। वो होती है जैसे केंद्र सरकार की अनुमति से दो या दो से अधिक राज्य क्या कर सकते हैं, संयुक्त खाद्य आयोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया था हमारा, उसके तहत धारा 19 के तहत फ्रेंड्स कितना, धारा 19 के तहत क्या किया जा सकता है, धारा 19 आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट धारा है कि संयुक्त राज्य खाद्य आयोग किस धारा के तहत स्थापित होता है, तो फ्रेंड्स धारा 19 के तहत होता है। तो धारा 19 के तहत संयुक्त राष्ट्र खाद्य आयोग बनाया जा सकता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत। अब हमसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, और वो भी किसकी, केंद्र सरकार की अनुमति से। नेक्स्ट हमसे पूछ सकते हैं कि FCI की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा सकता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, सारा का सारा कुछ करता धरता है।
अब करता धरता जैसे हमारे घर में होते हैं ना, हमारे दादाजी करता धरता, वही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, करता धरता है। सारा कुछ क्या करता है, ये कार्य करने का काम करता है कि खाद्य आयोग में कहाँ पर खरीदी की जाएगी, कहाँ पर बिक्री की जाएगी, सारा कुछ करने का काम कौन करता है, FCI करने का कार्य करता है। तो पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 14 जनवरी 1965 को फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है। कब, 14 जनवरी 1965 को। आप ऐसे याद रख सकते हो, मकर संक्रांति को हम लड्डू बनाते हैं, तो यहाँ पर खाने के लिए लड्डू बन रहा है, तो खाद्य आयोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की स्थापना कब होती है, 14 जनवरी 1965 को। और किसके तहत, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम आया था 1964 में। भारतीय खाद्य निगम आया था, मतलब तब भी हम क्या लेकर आए थे, खाद्य निगम लेकर आए थे कि हमारे पास क्या है, अनाज भंडारण की कभी भी कमी ना पड़े, हमारे पास हमेशा ही क्या उपलब्ध रहे, अनाज उपलब्ध रहे। इसलिए हम क्या लेकर आए थे, भारतीय खाद्य निगम लेकर आए थे। उसके लिए भारतीय खाद्य निगम एक्ट आया था 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, हेडक्वार्टर इसका फ्रेंड्स कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो हमने FCI के बारे में क्या पढ़ा कि कब स्थापना होती है, 14 जनवरी 1965 को। क्यों होती है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम अधिनियम आया था 1965 में, उसके तहत इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अशोक कुमार मीणा। और इसका मंत्रालय कौन है, कौन इसका मंत्रालय है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। कौन सा, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका नोडल मंत्रालय है कि जो इसको, इस मंत्रालय के तहत क्या आता है, हमारा FCI आता है, जो क्या करता है, अनाज की खरीद और बिक्री करने का काम करता है, एक तरीके से भंडारण करता है। तो काम क्या, देखो, खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, जैसे गेहूं की खरीदी करनी है, अभी वर्तमान में कृषकों से गेहूं की खरीदी करनी है, तो वो खरीदने का काम कौन करेगा फ्रेंड्स, FCI करेगा। तो खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करने का काम कौन करता है, सारा कुछ। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले खरीदी करेंगे। अब जैसे कि मान लो इन्होंने क्या किया, ट्रेन भर के खरीदते हैं, एक ट्रेन भर के क्या किया इन्होंने, गेहूं खरीदे सरकार की तरफ से, तो उसका फिर उसके बाद भंडारण करेंगे। भंडारण करने के लिए अब जैसे मान लो शिवपुरी में इन्होंने भंडारण किया, तो परिवहन कहाँ तक करना है, इनको ग्वालियर तक करना है। ग्वालियर तक परिवहन के लिए इनके पास परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारण, परिवहन, वितरण। अब वितरण किसके माध्यम से किया जाएगा, PDS के माध्यम से क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, वितरण किया जाएगा। वितरण किसके माध्यम से, PDS के माध्यम से। और बिक्री करना, बिक्री कहां पर करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं का निर्यात किया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया फ्रेंड्स, गेहूं का निर्यात किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गेहूं का निर्यात किया गया, तो ये क्या करेगा, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से खाद्यान्न की खरीद करेगा, उसका भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना। तो ये सब क्या काम होता है, FCI का। ठीक है, FCI के पुनर्गठन हेतु अब समिति पूछ सकते हैं कि समिति कौन सी गठित की गई, तो शांता कुमार की अध्यक्षता में क्या की गई थी, समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में फ्रेंड्स, शांता कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। तो FCI के बारे में हमने क्या पढ़ा, कब स्थापना होती है फ्रेंड्स, मकर संक्रांति 14 जनवरी 1965। खाने के लिए, तो खाने की खरीद, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण कौन देखेगा इसको, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय देखता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक परिवहन मंत्रालय इसको, उपभोक्ता मामलों का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसको देखने का काम करता है। इसके अलावा हम बात करें कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं अशोक कुमार मीणा। कौन फ्रेंड्स, अशोक कुमार मीणा इसके प्रथम अध्यक्ष हो गए। कब स्थापना हो जाती है, 14 जनवरी 1965 को। मंत्रालय हमने कर लिया है, कार्य इसके हो चुके हैं। और कमेटी कौन सी गठित की गई है, शांता कुमार सिन्हा। शांति से काम करो, हरकतें मत दो। तो शांता कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में क्या हो जाती है फ्रेंड्स, एक कमेटी गठित की जाती है। अब बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, NFSA के बारे में बात करते हैं। तो ये कब बनाया गया, इसकी डेट हमसे पूछी जा सकती है 10 सितंबर 2013 को। याद रखना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब बनाया गया था फ्रेंड्स, ये बनाया गया है 10 सितंबर 2013 को। 10 सितंबर 2013 को क्या बनाया जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, 10 सितंबर 2013।
ठीक है, इतना हमें याद करना है कि 10 सितंबर 2013 को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, 10 सितंबर 2013। सितंबर 2013 इतना याद रखा हमने कि डेट याद हो गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। नेक्स्ट पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध। जो अभी हमें क्या हो रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जीने, आर्टिकल 21 क्या कहता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का हमें अधिकार दिया गया है। तो उसी के तहत क्या दिया गया है, हमें खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु उचित मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो, तो वो कैसे होती है, वो होती है फ्रेंड्स किसके माध्यम से, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, जैसे पीडीएस आया था, उसी के तहत नेक्स्ट उसकी स्टेप बोल सकते हो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट इसके तहत 75% ग्रामीण परिवारों को, 50% शहरी परिवारों को, लगभग 2/3 आबादी को क्या किया गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवरेज प्रदान किया गया। और कब स्थापित की गई है, विश्व 10 सितंबर 2013। इस तरीके से याद कर लो, मोदी जी की बर्थडे के 7 दिन पहले, 17 सितंबर को बर्थडे है, तो 10 सितंबर 2013। ठीक है, नेक्स्ट है क्या दिया जाता है इसके तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या दिया जाता है 10 सितंबर 2013 के तहत, चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, मोटे अनाज 1 रुपए किलो। टोटल कितना हो गया, 3 चावल, गेहूं और मोटे अनाज मिला के टोटल 5 किलो खाद्यान्न क्या दिया जाता है, प्रति व्यक्ति को प्रति माह उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को प्रति माह उपलब्ध कराए जाते हैं 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो के हिसाब से। और अंत्योदय अन्न योजना जो बिल्कुल ही क्या होते हैं, बीपीएल परिवार होते हैं, बीपीएल परिवारों को 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये हमारे एपीएल आएंगे, बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर एपीएल वालों को 5 केजी दिया जाएगा और बीपीएल वालों को 25 रुपए दिया जाएगा। जो निर्धनतम व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिला, गर्भवती महिला जिनके बच्चे हो चुके हैं, मतलब स्तनपान कराने वाली महिला, और बच्चे के जन्म के 6 माह के बाद तक की महिलाओं को भोजन के अलावा क्या दिया जाता है, 6000 रुपए का मातृत्व लाभ भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, कि अंत्योदय अन्न योजना में आपको 25 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। इसके अलावा जो गर्भवती महिला, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिला और कौन से बच्चों के जन्म के 6 माह के बाद तक का क्या दिया जाएगा, 6000 रुपए मातृत्व लाभ के तौर पर दिए जाएंगे। और इसके अलावा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण मानक के अनुसार भोजन, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, मिड डे मील पढ़ा था फ्रेंड्स, क्या पढ़ा था, मिड डे मील। उसके अलावा जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। अगर इन बातों की किसी को मान लो 3 रुपए किलो खाद्यान्न उपलब्ध होना है, 5 किलो खाद्यान्न तो देना है हर महीने, अगर नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, एक जिला शिकायत निवारण तंत्र की फ्रेंड्स यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व किसका है, अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व फ्रेंड्स है राज्य खाद्य आयोग। यहाँ पर ध्यान देना, राज्य खाद्य आयोग तभी तो स्टैब्लिश हुआ है कि आप अधिनियम का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इस बात की आप क्या करो, पूर्ति करो कि सही तरीके से क्या है, अधिनियम का क्रियान्वयन हो। और अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है, मतलब पायलट प्रोजेक्ट, एक तरीके से बड़े स्तर पर क्या किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो सके, खाद्यान्न सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं कि हम भूखे ही रह गए, हमें अधिकार प्राप्त था लेकिन आपने हमें खाना ही नहीं दिया। तो यहाँ पर अम्ब्रेला स्कीम के तहत पीडीएस के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास भी किए जाएंगे कि समय समय पर कैंप लगाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, सारी की सारी स्कीम के बारे में बताया जाएगा। ये क्या होती है, अम्ब्रेला स्कीम के तहत ये सारे कार्य किए जाते हैं। और आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता भी प्राप्त करेंगे। अगर मान लो ये दावे सही पाए जाते हैं, किसी व्यक्ति ने दावा किया कि मुझे 5 किलो खाद्यान्न नहीं मिला, 3 महीने से नहीं मिला, 15 किलो हो चुका है यहाँ पर उसका, तो वो क्या करेगा, अगर इस प्रकार की आपत्ति उसकी सही पाई जाती है तो उसको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भत्ता भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि है ना, आप हमें लूट लो और हम अधिकारी भी थे लेकिन आपने हमें खाद्यान्न दिया नहीं, तो यहाँ पर क्या है, आपको खाद्यान्न देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते बनो, तो वो भी नहीं है। आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी को क्या दिया जाएगा, खाद्य सुरक्षा भत्ता भी दिया जाएगा। झूठा काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है
हमारा कि अब हम पढ़ते हैं CACP के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ चुके? FCI के बारे में पढ़ चुके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके। इसके अलावा इसमें हमसे पूछा जा सकता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अब कृषि लागत और मूल्य आयोग क्यों हमें पढ़ना जरूरी है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा सरकार द्वारा क्या किया जाता है, किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए MSP का निर्धारण किया जाता है कि मतलब फसल उनकी उत्पादित होने वाली है, मान लो कब? मार्च में फसल उत्पादित होने वाली है, तो उससे पहले ही क्या किया जाएगा? फसल के मूल्य का निर्धारण कर दिया जाएगा, फसल मूल्य का निर्धारण कर लिया जाएगा। उससे पहले ही क्या किया जाएगा? फसल के मूल्य का निर्धारण कर लिया जाएगा। तो क्यों कर लिया जाएगा? क्योंकि कृषि लागत और मूल्य आयोग ऐसा कहता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने क्या किया? कुछ फसलें बता दी, जैसे कि मान लो गेहूं की फसल पर सरकार ने MSP निर्धारित कर दी, कितनी? 2500 रुपए। तो उससे कम पे क्या किया जाएगा? उस फसल को नहीं बेचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यही करने का निर्धारण करता है कि कुछ फसलें बताता है सरकार को कि इन फसलों को प्रोत्साहन करने के लिए आपको क्या देना चाहिए? MSP देना चाहिए। तो यही कार्य क्या करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। याद रखो इसका फुल फॉर्म CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसकी स्थापना कब होती है? जनवरी 1965 में होती है। और किस मंत्रालय के तहत करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत क्या करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग फ्रेंड्स ये काम करता है। और उसके अलावा अगर इसकी संरचना की बात करें तो देखो इसमें कौन होता है, इसकी संरचना में होता कौन कौन है, ये आपको याद रखना है कि इसकी संरचना में कौन कौन है। तो एक तो होता है कौन? एक कौन है इसका? चेयरमैन होगा। एक कौन होगा? मेंबर ऑफ सेक्रेटरी होगा। एक होगा वन ऑफिशियल मेंबर और एक का दो क्या होंगे इसमें? नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होगा किसका? CACP का स्ट्रक्चर होगा क्या? एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, सदस्य सचिव होगा, वन ऑफिशियल मेंबर होंगे और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। तो टोटल कितने होगा? 2 3 4 5 टोटल क्या होगा इसमें? कृषि लागत मूल्य आयोग में मेंबर्स हो गए। एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी मेंबर, एक वन ऑफिशियल मेंबर और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर। इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में CACP का हेडक्वार्टर है। और ये उसका उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है? तो ये कृषि उत्पादों को संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करता है। तो इसका मतलब यही हुआ, जैसे कि मैंने गेहूं की क्या की, MSP की, गेहूं क्या है? एक कृषि उत्पाद है। तो कृषि उत्पाद को संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करेगा। और आयोग के द्वारा कितने? 24 कृषि फसलों की क्या की जाएगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाएगा। कितने फ्रेंड्स? कितने? 24 फसलों के लिए, जिसमें 23 + 1। एक कौन सा है? यहां पर गन्ने के लिए क्या की जाती है? FRP दी जाती है। गन्ने के लिए यहां पर क्या की जाती है? FRP प्रदान की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर गन्ने के लिए FRP दी जाती है और 23 फसलों के लिए क्या किया जाता है? MSP निर्धारित की जाती है। 23 फसलों के लिए MSP निर्धारित की जाती है और गन्ने के लिए क्या दी जाती है फ्रेंड्स? एक फसल के लिए FRP प्रदान की जाती है। और गेहूं के लिए जैसे MSP दी, तो कृषि उत्पादों को संतुलित और एकीकृत करने के लिए, संतुलित और एकीकृत का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप एकीकृत का मतलब इस तरीके से समझो, जैसे कि पूरा देश है, पूरे देश में अगर मान लो केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल निर्धारित कर दी कि 2500 क्या है, इसकी MSP है, तो 2500 से कम पर कोई भी किसान क्या करेगा? इस फसल को नहीं बेचेगा। गेहूं को 2500 से कम पर कोई नहीं करेगा, तो फसल को क्या होगा? संतुलित और एकीकृत मूल्य हो चुका पूरे के पूरे देश में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है हमारा फ्रेंड्स? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
ये था हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ा। आज हमने खाद्य आयोग के बारे में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पूरा खाद्य आयोग के बारे में पढ़ लिया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके पूरे के पूरे एमसीक्यू, संभावित जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स आ सकते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर हमारा सीएमसी सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है, फटाफट जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप अभी चैनल पर न्यू हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों ही करें। थैंक यू सो मच।